नमस्कार साथियों, रेडियो जय घोष के सभी श्रोताओं और दर्शकों का कार्यक्रम कला यात्रा में स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। जैसा कि मित्रों, हम सभी कला के विभिन्न आयाम को छूने का प्रयत्न करते हैं, उस विधा से जुड़े हुए कलाकार से हम बातचीत करते हैं ताकि हमारी जो कला प्रेमी, हमारी जो दर्शक लोग हैं, हमारे जो श्रोता लोग हैं, उन तक कुछ बात पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच कोलकाता से पधारी हैं एमिली घोष जी, जो कि एक कथक नृत्यांगना हैं। विस्तार से बातचीत करने के लिए आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। एमिली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष के स्टूडियो में। नमस्कार। की खबर? खूब भालो। खूब भालो। ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं जो कितनी चेहरे पर प्रसन्नता लिए हुए हैं। ये सब आपने तो कथक सीखा है जी। कथक के बारे में ही हम पहले बात करते हैं कि आपकी कथक की जर्नी कैसे शुरू हुई और फिर आप लखनऊ आ गईं। तो ये जो सफ़र है, ये कैसे आपने तय किया? 3 साल की उम्र से शुरू किए हैं जी। मम्मी पापा किए हैं, प्रेशराइज किए। एट दैट मोमेंट कोई तो ऐसे मेंटालिटी था नहीं कि इसको पूरी तरीके से प्रोफेशनली लेना है मुझे। उसके बाद पहले शिलालिपि मुखोपाध्याय के पास शुरू हुआ, फिर प्रोफेसर ब्रोजेन मुखर्जी, एंड अल्टीमेटली फॉर द एडवांस ट्रेनिंग डॉक्टर मालविका मित्रा के पास मेरा शिक्षा शुरू हुई है। 12 साल उनके अंडर में रहे हैं, सीखे हैं कैसे अपने आप को सोलो परफॉर्मर के हिसाब से तैयारी करना है। वो सारी चीज़ें दीदी सिखाई हैं पूरी तरीके से, एकदम मतलब जैसे अपने आप को पूरी तरीके से ऑडियंस के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, सोलो परफॉर्मर को कैसे रिप्रेजेंट करता है। जी जी। तो सारी चीज़ें दीदी सिखाए हैं। और इन बिटवीन फिर हमको लगा कि इधर दिल्ली नहीं तो लखनऊ, जहाँ पे बेस ऑफ कथक हो, वहाँ पे जाके रहें ताकि कुछ सीखने को भी मिले, कुछ देखने को भी मिले, क्योंकि जिंदगी बीत जाती है बट सीखने का कुछ कमी नहीं होती है मेरे बिल्कुल। ये तो एक सागर है और इसमें चाहे वो उम्र में छोटा हो चाहे बड़े हो, कोई भी हो, सबसे सीखना चाहिए भी। तो इसी कारण से, और मेरे हस्बैंड भी यहीं के हैं, फॉर दैट रीजन टुक द डिसीजन, आ गए यहाँ पे ही सेटल्ड हो गए 4 साल। वाह। तो उत्तर प्रदेश में जब आप आई तो क्या उसके पीछे रीजन था आपकी शादी हो जाना लखनऊ से? हाँ, और साथ में डांस तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है। और मतलब कोइंसिडेंटली यही मिले कि जो लखनऊ से भी है और हमारे घराने से भी है। अच्छा, तो आप अपने आप को किस घराने का मानती हैं? पहले तो ये बताइए कि मैं बेसिकली फ्रॉम कथक घराने की हूँ। उसके बाद बाकी घर के ही हूँ मैं। बाकी घर की हैं एकदम। बड़े अच्छा जवाब दिया आपने कि बेसिकली मैं कथक घराने की हूँ और ये एक आर्ट फॉर्म है और इसमें सभी लोग कथक ही करते हैं, अलग अलग घराने की बस उनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। इस बीच में एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप घर और घराने को लेके बात किए हैं, शाश्वती दीदी कभी एक बार बोली थी जी कि आपने उनसे भी सीखा? नहीं, उनसे तो मिले हैं काफ़ी बार। तो उन्होंने एक बार बोली थी वो कि मेरे पहला हस्बैंड जो है वो है कथक, दूसरे हस्बैंड जो है वो है कथक, अच्छा, तीसरे हस्बैंड जो है वो भी है कथक। तो राम मोहन जी और कृष्ण मोहन जी का जो उनका परिवार है, चूंकि वो शायद कृष्ण मोहन जी के ना भास्वती दीदी हैं। ओके, भास्वती दीदी हैं कृष्ण मोहन जी के वाइफ। बट शाश्वती दीदी टोटली डिवोटेड टू, अच्छा, फुली डिवोटेड टू डांस, पूरी तरीके से। मुझे भास्वती दीदी का इसलिए याद है क्योंकि मेरा भी कुछ सौभाग्य रहा है, क्योंकि मैं कुछ एक्टिंग करने के उसमें कभी कभी ढकेल दिया जाता था, तो मुझे लकली ये मंच मुझे मिला। और चूंकि लखनऊ में ही ड्योढ़ी है कालका बिंदा दीन जी की, तो उस परिवार में बचपन से ऐसे ही आना जाना था। हम उस महान गाथा या उस विरासत को हम किसके घर आ जा रहे हैं जानते तो नहीं थे, लेकिन कहीं से जुड़ाव हुआ तो फिर कृष्ण मोहन जी मिले। तो कृष्ण मोहन जी ने कहा हमारा एक बहुत बड़ा वो बैले होना है और मुझे 4-5 लोग चाहिए, उसमें कव्वाली का सीन है, आप लोगों को करना है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कव्वाल लोग होने चाहिए जो भाई लिपसिंग कर सके, चूँकि रिकॉर्डेड बजना था। तो उसमें हम 4-5 लोग सिलेक्ट हुए। तो उसके बाद उनके कई शोज़ किए, जिसमें डैनियल फ्रेडी आपके कोलकाता का ही एक लड़का था, परफॉर्म करता था। यहाँ के भी कई, लखनऊ के भी कई उसमें नामचीन लोग थे। तो मैंने भास्वती दीदी के साथ मतलब
एक अच्छा और कई शोज़ करने का एक सानिध्य मिला। उसके बाद में मैं सिर्फ उन्हें मिस ही करता हूँ। तो जब उनका नाम कभी आता है तो मैं फिर सोचता हूँ अच्छा एक भाश्वती दीदी हैं कहीं है। शायद मैंने एक बार किसी कॉमर्शियल में देखा था। रिसेंटली आई तो थी यहाँ पे। ओके। अभी जो प्रोग्राम जो हुआ था उसी में संगीत नाटक अकेडमी के अंडर में एक काफ़ी साल पहले यहाँ लच्छू महाराज अवार्ड हुआ था, जिसमें ये अभी हमारे एक अभिनेता हैं शाहिद कपूर, उनकी मदर नीलिमा आज़ीम जी, चूँकि एक बहुत अच्छी कथक नृत्यांगना है, तो वो अवार्ड उस साल उन्हें दिया जाना था। तब शायद शाहिद बहुत छोटे थे, उस ज़माने की बात है। तो वो आ करके गुरु माँ से, शंभू महाराज जी की पत्नी से और इन सबसे जिक्र करने लगी कि अभी हमारा एक बेटा है, देखा उसका, वो शाहरुख के साथ एक ऐड करता है, उसमें आता है, उसमें कोल्ड ड्रिंक के ऐड में, और वो है अभी सब अच्छा चल रहा है और ऐसा वैसा। तो मुझे बड़ा बाद में ये लगा कि हम किन लोगों के बीच बैठे हैं और किन से बातचीत कर रहे हैं, ये सब कैसी विभूतियाँ हैं। इनफैक्ट नीलिमा आज़ीम जी और राममोहन महाराज जी एक ही साथ सीखते थे। ओह, अब ये तो विधिवत आप बता ही पाएंगे। थोड़ा बहुत राममोहन महाराज जी से भी सीखी हूँ। जी जी। तो उन्होंने वही, तब जब गए थे हम सीखने के लिए, तभी हस्बैंड को ही बोल रहे थे कि जानते हो शाहिद कपूर के माँ है ये। तो इसके साथ में एक ही साथ में सीखता था। तो इनफैक्ट महाराज जी के पास भी हम गए थे, मतलब राममोहन महाराज जी के पास, उनके पास हम गए थे ऑथेंटिक कुछ लखनऊ घराने के कुछ सीखने के लिए। जी। बहुत अच्छा बॉन्डिंग भी है। इनफैक्ट बाय नवंबर वो तो यहाँ पे सेटल भी हो जाएंगे, लखनऊ आ जा रहे हैं। खैर, हम अभी आपसे जो गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत, वो ये था कि लखनऊ आपका कैसे आना हुआ, और इसमें एक जिक्र आपने कहीं किया था हमारे तबला के प्रकांड पंडित किशन महाराज जी की। तो आपने कुछ उनका जिक्र किया था, वो किस्सा भी शेयर करें तो। जी, 2002 जनवरी अपॉर्चुनिटी मिला था मुझे मेरे गुरु से ही। उन्होंने उनके पास कोई लेटर आया होता है, इनफैक्ट कोलकाता के हर गुरु के पास ही वो लेटर गया था। अच्छा। कि अपने अच्छे कोई सीनियर स्टूडेंट्स को भेजिए, एक अप्रचलित ताल को लेके सेमिनार होगा कथक केंद्र में दिल्ली में। तो दीदी हमको बोली थी जाने के लिए। तो ऑन 2002 आई वॉज क्वाइट यंग एट दैट मोमेंट। तो गए तो थे बारिश के मौसम। हाँ, अरे बाप रे। देखिए, सब कथक करने वाला दिन रात उनकी एक्सरसाइज होती ही रहती है। गए वहाँ पे, बारिश हो रही थी पहले दिन, तो आई वॉज क्वाइट लेट। और मुझे ना बैक बेंचर्स बनने का आदत नहीं है। राइट। ठीक है, आई यूज्ड टू एंजॉय दैट प्लेस, बट फ्रंट में रहना है, थोड़ा सा मुझे फोकस चाहिए और थोड़ा सा मुझे अटेंशन भी चाहिए, मेरा है नेचर में। बट ड्यू टू माई हाइट, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही है वो, तो हर टाइम मुझे पीछे ही खड़ा रहना पड़ता था। ये मेरे लिए बहुत दुख भरी कहानी है। दूर से नजर आ जाएंगे। अरे सीरियसली। तो पहले दिन तो हम लेट हो गए थे, तो पीछे में बैठे। दूसरे दिन हम पहन के गए थे कुछ फ्लोरोसेंट कलर के एक ड्रेस, फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर के। तो पहले दिन फर्स्ट में ही, सेकेंड डे हम एकदम सामने में बैठे थे। किशन महाराज जी, पंडित शंकर घोष, पंडित श्यामुल बोस, उर्मिला नागर जी, एट दैट मोमेंट शी वॉज द डायरेक्टर ऑफ कथक केंद्र। उसके बाद जोशी जी थे, सुरेश तलवारकर जी थे, मतलब कहीं विद्वान थे वहाँ पे। फिर क्या हुआ? तो सब सामने बैठे थे, तो एक एक ताल को लेके बात हो रही थी। सारे जितने बड़े गुरु थे तब सब अपने में डिस्कस कर रहे थे कौन सा ताल के कौन सा वाणी को रखना चाहिए। तो सारी चीज़ हो रहा था। बीच में कुछ और भी बच्चे सब बैठे थे, तो हम लोग सब बच्चे ही थे, सब बैठे हुए थे। तो महाराज जी कुछ नोटिस किए होंगे, मुझे नहीं पता। तो जब प्रोग्राम, मतलब जब सेमिनार ख़त्म हो गया फर्स्ट हाफ का, लंच के टाइम हमको आके पूछे कि ये लड़की को शायद बारिश पसंद नहीं है। तो हम बोले ऐसा क्यों? ऐसा तो बात है ही नहीं, क्योंकि उसी दिन थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा क्लियर हुआ था आसमान। हाँ, हम बोले कि नहीं नहीं मुझे पसंद है। किसके शागिर्द हो? तो हम बोले कि दीदी के नाम लिए। मालविका तो मेरी बहुत करीब की हैं, मतलब दीदी के नाम से कई जगह पे हमको जगह भी मिला है। और ये एक हम लोगों के लिए लगता है, दीदी के स्टूडेंट्स को लेके लगता है कि हम लोग के ऊपर एक बर्डन है कि दीदी को सही प्रूफ करें हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी होता है। गुरु का मतलब गुरु का सम्मान रखना ऑन स्टेज बहुत बड़ी बात हो जाती है तब। तो उनको उसी दिन से वो बोलने लग गए कि मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना है।
अब देखना है, अब उतने लोगों में एक सेमिनार चल रहा था, राइट, तो पॉसिबल तो उस टाइम था ही नहीं। लास्ट डे 6 दिन का सेमिनार था, लास्ट डे फर्स्ट हाफ तक हो जाने के बाद लंच में हमको बोले शाम को तुमको प्रोग्राम करना होगा, कमानी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होगा। और 4 बजे मेरी ट्रेन थी। और 2002 मतलब शायद आप लोगों को भी पता होगा, एट दैट मोमेंट दिल्ली वाज इन अ वेरी बैड सिचुएशन। तो पापा मम्मी दोनों ही गए हुए थे, पापा अलाउ नहीं किए, बोले कि हम तुम दोनों को छोड़, क्योंकि पापा का ऑफिस था, ही कांट लीव, मतलब ही कांट स्टे ओवर देयर फॉर लॉन्गर। तो पापा बोल दिए कि मैं तुम दोनों को छोड़ के दिल्ली में छोड़ के तो मैं नहीं जा सकता हूँ, वापस चलना ही पड़ेगा। तो मैं, मेरी मम्मी वॉज एक्सट्रीमली मोरोज्ड, क्या करें, आना पड़ा। तो फिर सिर्फ महाराज इतना बोले थे, आ रहा हूँ मैं कोलकाता, तुमसे मिलना है मुझे। 1 महीना नहीं बीता, मेरे पास फ़ोन आया, मतलब घर में तब लैंडलाइन, तब तो मोबाइल तो था ही नहीं, अलाउड ही नहीं था। तो घर में फ़ोन आया, तो मेरी मामी मुझे फ़ोन करके, मतलब मुझे बुलाई, हम लोग रहते थे नीचे में ही, मामी बुलाई, हम फ़ोन उठाए, मैं पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन गिर गया। हम सोचे मैं कहाँ आ गई। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं सही में सेंस में ही नहीं हूँ। हम बोले हाँ, मतलब मैंने क्या बोलना चाहिए, प्रणाम महाराज जी, क्या बोलना चाहिए, एवरीथिंग आई जस्ट फॉरगॉट ओवर देयर। लग रहा था कि कहीं पे, मैं पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। तो हमको बोले कि मैं आ चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ कोलकाता, कब तक मिलोगे। तो हम मम्मी से पूछे, तो मम्मी बोले ठीक है, शाम को चलना है। तो पापा अरेंज्ड अ कार फॉर अस, पहुँचे हम लोग, मंडे था, ट्यूसडे सुबह ही हमको बोल दिए कल सुबह 7 बजे तक आ जाना, मुझे तुम्हारा डांस देखना है। देखे, और उसी दिन हमको बोल दिए कि तुमको बहुत जल्दी बनारस आना है। एमिली जी, हम जानते हैं कि जो कथक है, कथक में तो एक कथानक होता है, चूंकि उसकी परिभाषा है, कथा कहे सो कथिक कहावे, और कथक के साथ भाव भंगिमाएं होती हैं, सज्जा होता है, मुख सज्जा कहें और वेशभूषा कहें, परिधान कहें, और इन सब के साथ एक कठिन चीज होती है जिससे खास करके लय पक्ष और ताल पक्ष के विद्यार्थी ही सीखते हैं, वो होता है तबले के साथ, यानी ताल की जानकारी। तो इन चीजों का समावेश होता है, और इन चीजों को समझने में मेरे जैसे कुंद बुद्धि को तो बड़ा समय लग जाएगा, मैं शायद समझ ना पाऊं। तो ये चीजें सीखने के लिए और उनके साथ सामंजस्य बिठा करके, चूंकि अच्छे परफॉर्मर के लिए सब जरूरी है, वो सब आपने कैसे आत्मसात किया? इसके लिए जितना मैं समझ सकती हूँ वो है, बेस बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। बेस बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। हाँ। और मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। इसमें कुछ लोग कुछ उल्टा भी सोच सकते हैं। मेरे सीख जैसा था, मैं जैसे सीखती हुई आई हूँ, मेरा बेस बहुत सही था, तभी मैं सीख पाई हूँ। फाउंडेशन अच्छा। हाँ, जितना भी सीखी हूँ बहुत सही सीखी हूँ, सच मतलब ठीक वाला चीज़ सीखी हूँ, गलत चीज़ को नहीं सीखी हूँ। क्योंकि मेरे गुरु बोलती थी, दीदी हर टाइम अभी भी बोलती होंगी, कि जब भी आप कुछ प्रेजेंट करोगे किसी के सामने, यू शुड नो व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट, गुड। कोई अगर आपको क्रॉस करे, आप उसको जवाब देने लायक रहो, तभी, मतलब जब तक आप नहीं जानोगे पूरी चीज को, तब तक आप उसके जवाब नहीं दे सकते हो। बिल्कुल, कोई भी हो सकता है। आप इधर उधर टहलते रहेंगे लेकिन मुद्दे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कई सारी चीजें हैं, चक्करदार, तिहाई, बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट कोई कोई चीज में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हर चीज यू शुड नो। जी। इनफैक्ट मैं एक दो किस्सा आपको बोलती हूँ। सोनपुर के एक प्रोग्राम होता है, हरिहर संगीत समारोह जी। तो सोनपुर का जब मेला लगता है उसी टाइम का ये प्रोग्राम होता है। एंड आई वाज मतलब मेरे हिसाब से वैसी सिचुएशन में मैं बहुत, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा था एक्चुअली। तो मतलब एक गांव टाइप की जगह में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो
कि Right. जो भी आप दिखाओगे उसी हिसाब से उसे लोग हाँ देख पे हाँ लेंगे, मिलाएंगे। हाँ पे हाँ मिला देंगे। तो प्रोग्राम करते जा रहे हैं, रेगुलर प्योर ट्रेडिशनल कथक छोड़ के हमको कुछ आता भी नहीं है, बहुत कम सीखे हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। तो करते जा रहे थे तो मतलब ये साइड, मतलब राइट साइड में कुछ लोग बैठे हुए थे ऑडियंस में, हमको बोले कि बहुत बोल तो देख चुके हैं, थोड़ा तिहाई के कुछ खेल दिखाइए। तो अगर मैं वहाँ पे, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं वहाँ पे स्टैंड भी नहीं कर पाऊंगी। अगर बिल्कुल स्टैंड सही। नहीं कर पाऊंगी तो वो मेरे जितना सम्मान का कमी होगा, उससे कहीं ज़्यादा मेरे गुरु को असम्मान करना हो जाएगा। सही बात सो डिसरेस्पेक्टफुल कांट बी डन ओवर देयर। तो बेहतर बात है आप कहीं पे भी जाओ, ताल लय हर चीज़ को, चाहे अभिनय के क्या पार्ट में क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से क्या आप, मतलब उसके ऑपोजिट में क्या होना चाहिए, सारी चीज़ जान के जाओ। जब तक आप इन डिटेल्स में नहीं जाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। सभी जानते हैं, या हो सकता है कुछ लोग जो संगीत से जुड़े नहीं हों वो ना जानते हों कि तिहाई क्या है। और तिहाई में फिर एक चक्करदार तिहाई की बात आती है, उसी तिहाई को हर 3 चीज टाइम्स में होता है ना। हाँ, हर चीज में एक चक्करदार इसको थोड़ा आती है। सा आप डिफाइन करें कि तिहाई और चक्करदार तिहाई में नहीं, तिहाई एक आवर्तन में भी एक खत्म हो आवर्तन, सकता है। right. चक्करदार ऑलवेज हैव टू बी कंप्लीशन ऑफ 1 आवर्तन, राइट। तभी वो चक्करदार कहा जाता है उसको। एक आवर्तन का साइकिल कंप्लीट होने के बाद दूसरी जगह में जब जो भी ताल का हो, हर ताल का एक एक जगह फिक्स्ड होता है, उस जगह में जब एक आवर्तन कंप्लीट होने के बाद जब आता है तभी उसको चक्करदार बोला जाता है। वो चक्करदार टुकड़ा हो सकता है, परन हो सकता है, प्रेमलू हो सकता है, चाहे वो तिहाई हो सकता है। अब इट कैन बी एनीथिंग। यानी कि एक आवर्तन, ताल से ताल की निश्चित दूरी जो तय करते हैं हम उसे आवर्तन कहते हैं, और उस आवर्तन तक पहुंचना ही यानी सम से सम की और कहानी। ताल तो हर जगह में ही जरूरी है ना, चाहे वो जिंदगी में हो। वो तो हर जगह, इसीलिए जब हमारे यहाँ कहते हैं ना ताल मेल। अभी ये मेल हमारे संगीत में थाट को कहते हैं, या मेल भी कहते हैं दक्षिण भारतीय परंपरा में। वहीं से ये स्लोगन आया कि जीवन में ताल मेल होना चाहिए। ताल एक गति को और निश्चितता को, निरंतरता को जो दर्शाता है। एब्सोल्युटली, है ना। हर चीज अभी में। आपने कुछ और शब्द इस्तेमाल किया, परन और क्या, आमद, और कई सारे शब्द आपने इस्तेमाल किए। तो ये क्या होते हैं? अगर मैं अपने गुरु के हिसाब से बोलूं, किताब के भाषा में ना बोलूं नहीं, तो नहीं, बिल्कुल टुकड़ा, टुकड़ा बोल जब शुरू होता है उस हिसाब से सबसे पहले टुकड़ा को हम लोग करते हैं। टुकड़ा मतलब पीसेस। तो देखिए, बट कोई भी किताब में ये चीज नहीं लिखा रहेगा, पीसेस नहीं लिखा रहेगा। बट मेरे गुरु कहती थी कि ऐसे करके तुम समझाओ बच्चों को भी, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए, उन लोगों को भी इंटरेस्ट आ जाए। और जब भी वो लोग किसी को समझाने जाए, वो लोग भी बहुत श्योर होके समझाएं। क्योंकि बहुत गाढ़ा हो जाता है कि तबले में टुकड़ा, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। 4 लाइन को आप याद करके बोलने जाएंगे तो वो चीज हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो जाएगा ना। तो व्हाई लाइक दैट? और हर किसी के बस की बात नहीं है कल्चरल फील्ड को आगे लेकर जाने का। राइट। क्योंकि पढ़ाई लिखाई हर कोई कर सकते हैं, इस चीज को नहीं। हमारे कुछ गुरुजनों को मैंने कहते सुना है कि देखिए, आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा उन्हें प्रणाम करें, वो आपके लिए कितने भी प्रणम्य हैं, लेकिन हमारा तो ये कहना है कि जैसे गुरु देखता है कि हमारा कौन सा शिष्य होनहार है, उसी तरह से शिष्य को भी एक फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। यानी गुरु को भी आप, क्योंकि वो आपने जो बात कही कि हम जब फाउंडेशन हमारा होता है, शुरुआती हमारी, अगर वो हमारा बेस गड़बड़ हो गया तो हमारा हाथ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आज के दिन में ही तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई इतना इम्पोर्टेंट तो था नहीं, हम लोगों के टाइम में भी था, हमसे भी आगे के टाइम में भी था। मेरे गुरु बेसिकली शी इज अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ डॉक्टरेट एक्चुअली। तो ये एक फकर करने की बात तो है ही कि शी इज अ डॉक्टर, मतलब वो उतनी ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी तभी तो वो उस चीज़ को कंप्लीट करके, बट उनका एक जिद था कि उनको वो चीज़ कंप्लीट करना था, एज बिकॉज उनके घर के मैक्सिमम लोग डॉक्टर्स थे। तो ये उनका घर का एक सम्मान की बात हो गई, बट उनको वो ये पैशन, मतलब डांस, तो दोनों को टैली करके चलना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। और मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है, जैसे मान लीजिए
3 महीना अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल भी जाएंगे उस चीज़ को, अगर आपका बेस सही ना हो तो, स्पेशली मैथमेटिक्स। आज पढ़ा अभी गायब। हाँ, और हम लोगों का जो होता है कि चाहे जितना भी पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस हो, आधा घंटा यू टेक आउट योर टाइम। अच्छा, ताल पक्ष भी देखिए पूरा मैथमेटिकल है, वही इसीलिए काउंटिंग ही तो है इसीलिए तो पूरे मैथ्स को लेकर मैं आई ना बात को। तो वही ये डांस को भी वही बोला जाता है कि एटलीस्ट कोई चीज़ के लिए तुम्हारे पास टाइम ना हो तो आधा घंटा निकालो, सिर्फ तत्कार कर लो, अपना पैर को चलाओ, ताकि ये तुम्हारे यहाँ से ना निकल जाए कि तुम डांस के साथ हो नहीं। एंड यू हैव टू बी, ये हैबिट नहीं, ये लाइफ बनाओ, उसी ऑरा में रहना चाहिए। हाँ, होना भी चाहिए। बड़ी सुंदर बात कही है एमिली जी ने, चूँकि आपको तो बहुत जगह सीखने का भी तजुर्बा है और बड़े लोगों से सीखने का है और मंचीय प्रस्तुतियों का भी तजुर्बा है, तो जो भी नए नवांकुर हैं कथक की दिशा में अपना आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए आज की बातचीत निश्चित ही प्रेरणादायक और मार्गदर्शक साबित होने वाली है उनके जीवन में। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही। कुछ बातें हमारी अभी अधूरी सी रह गई थी, जैसे मुख सज्जा की बातें, और ये सबका क्या महत्व है ये विद्यार्थियों के लिए, खास करके जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं। और अंग संचालन, भाव भंगिमाएं, मैं चाहूँगा कि आप उदाहरण देके बताएं तो ज़्यादा बेहतर। कोई भी लाइन ले लीजिए। केलुचरण महापात्र जी का तो नाम सभी कोई सुने हैं, ही इज अ लेजेंड। केलुचरण महाराज जी का अगर कोई फोटो आप देखे होंगे तो वो, उनका बाल नहीं था, बट वो जब भाव करने के लिए बैठते थे, मतलब जब श्रृंगार का कुछ करते थे, पूरी तरीके से वो दिखाते थे कि एक औरत कैसे बाल बनाते हैं, एंड लिटरली ऑडियंस यूज्ड टू विजुअलाइज दैट। क्या बात है। तो ये चीज होता है। कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए कि कई सारे गाने भी है, एक ठुमरी है बहुत पुराने। एक बार हम सोनपुर में ही जब किए थे वो गाने, तो किशन महाराज जी बोले थे गाना सुन के कि जवानी याद आ गई मुझे। तो उसमें अभिसारी का नायिका थी वो उसमें पूरी तरीके से। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें, देखिए हर वर्ड्स वी कांट डिफाइन एक्चुअली, वो होता है अंदर से, अगर आप फील करोगे तो उस चीज़ को आप सामने ऐसे भी रख सकते हो। अच्छा, क्या आप सोच रहे हो उसको, आपको इनर मीनिंग को समझना पड़ेगा। जैसे और एक है, जैसे हम लोग बहुत पुराने एक बंदिश है, प्रगट ब्रिज नंदलाल। प्रगट ब्रिज नंदलाल, हाँ, बिनादिन महाराज जी के ही हैं रचित जी। तो उसमें थोड़ा बहुत हम लोग गोवर्धन लीला का पार्ट दिखाते हैं, गिरि गोवर्धन का जो पार्ट था वो दिखाते हैं। तो दीदी हम लोग को वही सिखाई थी कि जो चीज़ रिप्रेजेंट करती रहेगी ना, अंदर में बोलती रहो। अच्छा, सो दैट द सेम एक्सप्रेशंस विल कम आउट। बट बेस वही है कि यू हैव टू फील दैट सिचुएशन, चाहे वो खंडिता नायिका हो, चाहे वो अभिसारिका हो, चाहे कोई भी हो, आपको वो जगह में खुद को बिठाना पड़ेगा, तभी वो एक्सप्रेशंस आएगा। कि ढाई शाम रोक ले तो कहीं पे भी हो जाएगा, किसी भी तरीके से हो जाएगा, बट अगर वो फील ही अगर नहीं आया, तभी तो माधुरी जी का वो फील आया है, तभी तो लोग देखे हैं, तभी उस पे लोग और ज्यादा करने का कोशिश भी किए हैं जी। तो कहीं मतलब हर चीज को, चाहे ये तो आ गया आप ठुमरी पाठ बोल दिए, हम लोग कवित्व एक चीज होता है, कह लीजिए। कवित्व में तो मान लीजिए जैसे कविता में हाउ यू विल एक्सप्रेस योरसेल्फ, टाइम तो बहुत कम होता है, बट उस जगह में भी हर वर्ड्स को आपको समझना पड़ेगा। अल्टीमेट व्हाट इज द मेन थ्योरी, व्हाट इज द मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो सारी चीजों को आपको रखना पड़ेगा, वही सोच के ही करना पड़ेगा। बोल परंत में सिंपल एक मान लीजिए हम लोग का बेसिक जो चीज है कथक का, वो है परंत करना। आप कैसे बोल को पेश कर रहे हो ऑडियंस के सामने, पहले बोल तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है ना, तो उसी को परंत बोलते हैं। तो तोड़ा अगर हम पढ़ते हैं, तोड़ा मतलब बहुत सॉफ्ट एक बोल, तत्तथै त्यादिर्थै तत्तथै त्यादिर्थै, ये तोड़ा का बेसिक चीज। ठीक, इसमें और होगा ताती तत्तै तै 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 तत्त, ये लॉन्जिविटी है ही इसका। ठीक है, विस्तार। हाँ,
राइट। अब इसके बाद मान लीजिए पढ़न जो शब्द है उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ तो वो है तबला और पखावज के बोल से लेते हैं। धागे तेरे धागे तेरे घेगे तेरे। अब इसका पढ़ंत करने का तरीका ही कुछ अलग हो गया। अब उसमें भी अगर मैं धागे तेरे घेगे तेरे धागे तेरे अगर ऐसे करके पढ़ंत करूँ तो ऑडियंस में क्या वाइब्रेशन जाएगा, नहीं आएगी, वो बात ही नहीं आएगी। तो सिर्फ ठुमरी, भजन, वंदना, बंदिश, गजल में ही सिर्फ एक्सप्रेशंस नहीं अप्लाई होता है, हर चीज में। और कथक ही एकमात्र डांस फॉर्म है जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। एमिली जी, बीइंग अ कथक डांसर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है और मैं नहीं जानता हूँ कि चूंकि कला का कोई भी फॉर्म या कोई भी घराना या कोई भी अंचल हम कह दें, किसी को कला बुरी नहीं हो सकती, करने वाले भले ही अपने अपने ढंग से उसको बदल दें या उसके स्वरूप को नष्ट विनष्ट कर दें। आपने बहुत सारे परफॉर्मेंस किए हैं, बड़े योग्य गुरुओं के साथ आपने सीखा, आपने बंगाल और कोलकाता साइड का भी सब कुछ सीखा और उधर से उत्तर भारत की तरफ भी आपका पदार्पण हुआ और यहाँ भी ईश्वर की दया से आपने काफ़ी कुछ सीखा। इन सब में आपको सबसे सुंदर प्रस्तुति और कहाँ का सबसे अच्छा लगा, यूं कहें, या कहाँ, इन सारी खूबियों को हम बस जानना चाहते हैं। अगर इस तरीके से आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा तो बायस्ड हूँ अपने गुरु को लेके। मैं अपने गुरु के ऊपर मैं किसी को देख नहीं सकती हूँ। मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा मतलब झगड़ा भी बहुत सारी जगह में कर चुकी हूँ। अच्छा। तो और जो चीज़ है सही, क्योंकि मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, दीदी का ही एकमात्र स्टाइल है जो वो एक्चुअली शी इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम बोथ लखनऊ घराना एंड जयपुर घराना, और उनको वो बैलेंस बहुत अच्छी तरह पता है। उनको लखनऊ का कहाँ नज़ाकत दिखाना है और जयपुर का कहाँ पे हार्शनेस दिखाना है, उनको बहुत अच्छी तरह पता है। इसीलिए उनका स्टाइल भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। अच्छा। तो फॉर दैट रीज़न आई ऑलवेज यूज टू एडमायर हर। वही दीदी ही मेरे लिए सब कुछ, स्पेशली ऑन स्टेज। और उनके स्टाइल के ऊपर मैं किसी और के स्टाइल उतना ज़्यादा मेरी आंखों में सूट करता भी नहीं है। ठीक है, मैं बायस्ड हूँ इस बारे में। बिल्कुल सही है कि जहाँ जिन उंगलियों को पकड़ करके चलना सीखा है, लगाव तो सबसे अधिक उसी आंगन से होगा। हाँ, क्योंकि देखिए एक टाइम के बाद ना हर किसी को क्या सही है क्या गलत है हर किसी को पता चल जाता है। तो जब मैं देख चुकी हूँ, जब मैं समझ चुकी हूँ कि ये स्टाइल बहुत ज़्यादा सही है, तो ऑटोमेटिकली मैं उस स्टाइल के अगेंस्ट में भी नहीं जा सकती हूँ। और बहुत लोग ऐसे भी बोले हैं कि नहीं थोड़ा सा ये वाला चीज़ करके देखो, ऐसे टाइप का चक्कर करके देखो। हम बोले कि नहीं, मैं इतने सालों से एक स्टाइल को लेके इतना ज़्यादा मैं मतलब पूरी तरीके से अपने आप को उस ढांचे में कर चुकी हूँ, तो मैं दूसरा किसी का स्टाइल अडॉप्ट करूँगी ही नहीं। गुड। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। वाह। अब एक चूंकि वक्त हो रहा है हमारे कार्यक्रम के समाप्त होने का, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और ये कहूँगा कि आप उसे कम शब्दों में उसका जवाब दें। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि नए नए प्रयोग के तौर पर हमारी शास्त्रीय परंपराओं को फ्यूज़न के नाम पे, हालांकि कुछ लोग इसे कन्फ्यूज़न भी कहते हैं, उसके नाम पर इसे परोसते हैं। ये प्रयोग कैसा है? All are appreciated, बट मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि समझ के करना बेहतर होगा। कोई भी चीज़ देख के ही कर लिए उससे बेहतर थोड़ा चीज़ को समझ लो। समझने के बाद इफ़ यू परफॉर्म, इफ़ यू कैन जस्ट टैकल दैट थिंग, तो इट्स ओके, इट्स गुड। थैंक यू सो मच एमिली घोष जी कि आप हमारे बीच पधारी और इतनी अच्छी अच्छी बातें की। और बातों से देखिए सिलसिला कहाँ तक चला गया। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और कला के विभिन्न पक्षों को जाना। मित्रों, रेडियो जयघोष में कला यात्रा कार्यक्रम के अब समापन का समय है। यकीन मानिए हम आपको किसी रोज़ फिर किसी और प्रतिभाशाली कलाकार से इसी कार्यक्रम में मुलाकात कराएंगे। आज के लिए अनुमति दीजिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आई। आभार व्यक्त करता हूं जनता का जो इतने धैर्य के साथ हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, और पुनः मिलने का आपसे वादा भी करते हैं। नमस्कार।